धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो ऐसा लगा कि मानो इजराइल के साथ मिलकर पूरी दुनिया ईरान पर हमला कर देगी, ईरान को तबाह बर्बाद कर डालेगी। लेकिन यूएनएससी से कोई ढंग का प्रस्ताव भी पास नहीं हो पाया, निंदा भी नहीं हो पाई, सिर्फ बयानबाजी कर कर यूएनएससी की मीटिंग को टाल दिया गया। उधर हमास भी अब समझौते को मानने से इनकार कर रहा है, अमेरिका ऐसी बातें कर रहा है, जिसके बाद सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इजराइल की जो कैबिनेट है उसकी मीटिंग बुलाई जाती है। वो कहती जरूर है कि ईरान पर हमला किया जाए, लेकिन कैसे किया जाए, कब किया जाए, वो भी स्थिति साफ नहीं कर पाती है। सऊदी अरब और मिस्र भी दूध के धुले हुए बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं साहब हमारे से भी कहा गया था जॉर्डन की तरह हम भी मदद करें, लेकिन हमने करने से इनकार कर दिया। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके पर्दे के पीछे की राजनीति, कूटनीति, डिप्लोमेसी को समझना बेहद जरूरी है। और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमें लगा कि डॉक्टर जफर सलाम खान से बेहतर शख्सियत कोई और हो नहीं सकती है, तो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। एक एक सवाल पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पहला मेरा सवाल यह है सर कि हमास ने जंगबंदी का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, अमेरिका का यह कहना, आप क्या मतलब समझते हैं इसका? नहीं, देखिए, हमास ने कोई नई बात नहीं की है। हमास का पहले दिन से यह है कि जंग बंदी होगी तो मुस्तकिल होगी, जंग बंदी होगी तो जो सामान वगैरह इसराइल नहीं आने दे रहा है वो आएगा। जंग बंदी होगी तो जो हमारे लोग जो शुमाली गज्जा से जो निकाल दिए गए हैं, जिनको ला के रफा बॉर्डर पे उनको टेंटों में डाल दिया, ये लोग अपने घर वापस, इसलिए कुछ ना कुछ घर तो बचे हुए हैं। काफी लोग घर तोड़ दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ घर बचे हुए हैं या कुछ ऐसी हालत में वहां रहा जा सकता है, तो वो वापस जाएंगे। फिर ये कि इसराइल ने इस वक्त ये किया हुआ है, गज्जा को दो टुकड़े में बांट दिया है, एक शुमाली एक जनूबी। बीच में जो है ना वहां पे आर्मी बैठी हुई है इसराइल की, उनका कहना है कि ये भी जाएगी। और आखिर में जब ये माहदा अमल में आ जाएगा तो पूरी की पूरी इसराइली आर्मी वहां से निकल जाएगी। तो इसराइल किसी बात पर राजी नहीं है। वो चाहता है कि वक्ती जंग बंदी हो और उसमें वो अपने लोग ले लें और फिर उनको ये आज़ादी हो जाए कि आगे जिस तरह जहां चाहे फलस्तीनियों को मारे, खास तरीके से रफा में मारे। लेकिन रफा की हालत इस वक्त ये है कि वहां पर तिल धरने को जगह नहीं है, हर जगह वहां पे टेंट है, वहां पे लोगों के पास खाना वाना भी नहीं है। कैसे वो लोग पेशाब पखाना कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, कैसे खाना 3-3 दिन में उनको जैसा खाना मिलता है उनको एक जरा सा। तो ये इस सूरत हाल में वो क्यों मान लेंगे कि आप आइए और अपने लोगों को लेके जाइए और 45 दिन के बाद फिर वही सब शुरू हो जाए वही। तो उनका कहना है कि मुस्तकिल हो, उनकी बात में कोई इजाफा नहीं हुआ है। वो वही जो पहले दिन से कह रहे हैं वही आज भी कह रहे हैं कि जंगबंदी होगी तो मुस्तकिल होगी, उसके साथ ये चीजें होंगी, खास तरीके से कि फलस्तीनी अपनी जगहों को वापस जाएंगे और इसराइली फौज वहां से निकलेगी। तो इसमें कोई नई बात नहीं है और बहुत ही मंतकी बात है, कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इसराइल जो है वहां से निकले, वहां उसका कोई काम नहीं है उसका वहां पे। वो चाहता है कि किसी तरह से उसका वजूद रहे, किसी तरह से उसकी फौज वहां बरकरार रहे और किसी तरह से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी या ये कि कुछ अरब दूसरे यानी इजिप्शियन और सऊदी फौजी वौजी आकर के वहां पे काम संभाले। क्यों संभालेंगे? उन्होंने ये कह दिया, हमास ने ये कह दिया कि कोई भी आएगा, इंटरनेशनल फौजी आएंगे या मिस्री आएंगे या सऊदी आएंगे तो हम उनको इसराइली समझेंगे उनको और उन पर भी अटैक होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है सर कि इजराइल नहीं कह रहा है कि हमास प्रस्ताव नहीं मान रहा है, हालांकि वो कह रहा था पहले, लेकिन अब जब से ये ईरान ने हमला किया इजराइल पर, तब से अमेरिका बार बार ये बयान दे रहा है कि हमास जो है वो समझौता में नहीं मान रहा है, हमास जो है बात नहीं सुन रहा है। तो अमेरिका क्यों बोल रहा है? सवाल ये है। नहीं, इसमें जो कमेटी बनी हुई है उसमें इसराइल है, फ्रांस है, अमेरिका है और उसमें यानी पैलेस्टीन अथॉरिटी के लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं उसमें। हालांकि उनकी कोई हैसियत है नहीं, लेकिन उनको भी इसलिए कि उनकी ये उनके उनके उनका प्लान सारा ये है कि हमास को तोड़ के ख़त्म करके और हमास के लोग जो बचे उनकी गिरफ्तार करके वहां से बाहर कहीं भेज दिया जाए, जैसे कि पहले हुआ था सन 82 में। ऐसे ही हुआ था कि बैरूत पर जब अटैक उन्होंने किया था तो यासिर अरफात और उनके साथी जो है 7-8 हज़ार लोगों को पकड़ करके उनको कुछ को ट्यूनिस भेज दिया था, कुछ को यमन भेज दिया था, कुछ को इराक भेज दिया था। तो वो चाहते हैं कि गज्जा में भी यही चीज दोहराई जाए। तो ये काम तो चल रहा है, मुस्तकिल चल रहा है। कभी मीटिंग दोहा में होती है यानी कतर में होती है,
कभी मीटिंग काहिरा में होती है, कभी फ्रांस में होती है, पेरिस में होती है। तो लेकिन हमास जो है इनके इनका जो चारा है उसको उसको निगलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि वो उसमें खुदकशी की बात है। यानी खुदकशी क्यों करेगा जब वो आज कामयाब है? 6 महीने के बाद सारी दुनिया, खुद इसराइली जनरल, इसराइली पॉलिटिशियन, इसराइली साबिक और हालिया वजीर भी कह रहे हैं कि इसे हमास जीत चुका है, हम हार चुके हैं। लेकिन वो हार को मान नहीं रहे हैं और किसी तरह चाहते हैं कि किसी तरह धोखे से कुछ भी करके, लालच दे करके, ये करके उनको इस बात पे, अगर अगर उन्होंने मान लिया, अगर हमास ने मान लिया आज इनकी बात को कि 45 दिन के लिए सिर्फ जंगबंदी होगी और इन्होंने अपने लोग ले लिए, उसके बाद तो रास्ता खुल जाएगा। उसके बाद तो मारना फिर वैसे ही शुरू हो जाएगा जैसे पहले था। तो इसलिए वो उस चारे को निगल नहीं रहे हैं और उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है और ये समझते हैं कि किसी तरह से हो जाएगा, लेकिन ये होने वाला नहीं है। और सारी दुनिया ही मान रही है, अमेरिकन प्रेस है, कौन मान रहा है कि हमास जीत चुका है, इसराइल हार चुका है, लेकिन इसराइल मानने को तैयार नहीं है। इसराइल का ये कहना सर कि बहुत सारे बंधक मर चुके हैं, और उसके बाद अमेरिका का ये कहना कि हमास समझौता नहीं मान रहा है। क्या ये दोनों चीजें आपस में जुड़ती हैं और इसके बाद अब इसराइल जो है गाजा में हमले और तेज करेगा, या राफा पर हमले के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है? नहीं, कुछ लोग तो जरूर मरे, लेकिन इसराइल ने बार बार कहा कि हमको एक लिस्ट दीजिए कौन लोग जिंदा हैं, तो हमास इसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि अपने अपने पत्ते क्यों खोलेगी वो, किस लिए वो उनको सब बता देगी वो? तो कुछ ना कुछ तो जरूर मरे, इसलिए कि इसराइल का ये वहां पर अटैक करते हैं वहां पर, और कोशिश ये है किसी तरह से अगर वो उनको वापस न ले सके तो उनको मार ही दे इनका। उन्हें वहां पे एक नजरिया है इसराइली फौज का, उसको हनीबाल डॉक्ट्रिन बोलते हैं। हनीबाल में ये कि अपना कोई भी कैदी जिंदा हमको अपना नुकसान देगा। तो ये पहले भी, इससे पहले भी हो चुका है, और इस जंग के अंदर भी पहले दिन बहुत से कोई 150-200 लोग मारे गए इसराइली, वो इसी में खुद उनकी ही जो है अपनी गोलियों से मारे गए, इसलिए कि वो नहीं चाहते हैं कि हमारे लोग किसी के पास बंधक बने। तो ये एक उनका ये है कि बंधुओं को मारते, खुद ही मारते, वहीं पर अटैक करते हैं ये। दूसरे ये कि किसी तरह से लालच दे के, कुछ भी करके, धमकी दे करके, अमेरिका को इस्तेमाल करके, सऊदी अरब को इस्तेमाल करके, इजिप्ट को इस्तेमाल करके वो किसी तरह से उन लोगों को वापस ले जो बचे हुए। तो कुछ ना कुछ तो यकीनन मर गए उसमें, जो उनकी बमबारी हुई उसकी वजह से मरे हैं। और कुछ लोग खाना न मिलने की वजह से, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि खाना उनको भी नहीं मिल रहा है, वहां के फलस्तीनियों को नहीं मिल रहा है, तो उनको कैसे मिलेगा? लेकिन बहरहाल अभी भी लोग जिंदा हैं, ऐसा नहीं है। कुल 135 लोग थे जो बचे थे, 135 में से कितने मरे ये मालूम नहीं है, लेकिन ये कुछ जरूर मरे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी क्लियर नहीं है, और जब लोग हैं तभी तो ये झुक के बात कर रहे हैं। अगर इनके लोग जिंदा ना होते तो ये हमास के सामने ऐसे झुककर बात नहीं करते, कभी यहाँ बात कभी वहां बात नहीं करते। अब मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूं, फिर चलेंगे इजराइल और ईरान के बीच जो पूरा विवाद शुरू हुआ है, जंग जैसे हालात बने हुए हैं। उससे पहले ये जानना चाहता हूं कि 10 अप्रैल को ईद के दिन जो कहा जा रहा था कि लाल गाय की कुर्बानी दी जाएगी, उस खबर से जुड़ा हुई क्या जानकारी है आपके पास? नहीं, 10 अप्रैल को तो उन्होंने जबा नहीं किया, लेकिन वो तैयारी मौजूद है। वो जो गाय हैं वो मौजूद हैं वहां पर, जो वेस्ट बैंक में जो गैर कानूनी इनकी नौआबादियां हैं, वहां पर एक नौआबादी का नाम शिलो है, वहां पर वो मौजूद हैं। उनको खूब अच्छी तरह से खिलाया पिलाया जा रहा है। तो वो 10 अप्रैल को 3 साल की हो गई। उसमें यह है कि 3 साल की नहीं, 2 साल की हो गई, तीसरे साल में दाखिल हो गई। तो उनके नजरिए में, उनके उनका जो मजहबी नजरिया है, उसके नजदीक उस जो गाय की कुर्बानी होगी 2 साल पूरा करे और तीसरे में दाखिल हो जाए। अब तीसरे के बाद चौथे में हो, 5वें में कोई बात नहीं है, लेकिन 2 साल की कम से कम हो वो। तो वो तो हो चुकी है, लेकिन चूंकि वहां के हालात जो ऐसे हैं, खुद वो लोग देख रहे हैं, और हुकूमत इजाजत नहीं देगी कि बहुत बड़ा कोई वबाल दोबारा पैदा हो जाए, इसलिए कि उससे वबाल तो होना ही है। अगर एक बार ज़बह हो गई और कुछ यहूदी 10-15,000, 20,000, 50,000 जितने भी हैं वो कहेंगे हम तो अब पाक हो गए, अब तो हम मस्जिद अक्सा के अंदर जाएंगे, हम आज उसको तोड़ेंगे और हम अपना थर्ड टेम्पल बनाएंगे, तो एक पूरा एक न सिर्फ इसराइल के अंदर बल्कि दुनिया भर में एक मुसीबत आने वाली है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत अच्छा, ये करने की इस वजह से वो रुके हुए, लेकिन वो हो सकता है। ठीक है, ये चीज बताइए, जो आजकल वेस्ट बैंक में मगरिबी किनारे में जो यहूदी आबादकार हैं, शटलर हैं, उन्होंने जो वहां पर लोगों का कत्लेआम शुरू किया, फिलिस्तीनियों का आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं? वहां पे ये सब चीजें क्यों शुरू हुई हैं?
ये देखिए, ये मौके की तलाश में रहते हैं। अभी गज्जा का जो मौका आया है उसी तरह से वो गज्जा के लोगों को चाहते हैं कि वहां से निकाल दें। ये पहले दिन 7 अक्टूबर से उनकी ये पॉलिसी है, किसी तरह से इसको इस्तेमाल करके गज्जा के लोगों को यानी बड़ी तादाद में यहाँ से निकाल दो। और सारा ये हो रहा था, वो काफी सुना होगा आपने, बल्कि बाइडेन साहब इसीलिए तशरीफ लाए थे मिस्र को और जॉर्डन को, दोनों को इस बात पर यानी राजी कराएं कि फलस्तीनियों को ले ले। इसराइली समझता है कि जब काफी फलस्तीनी वहां से चले जाएंगे, अभी 23 लाख है वहां पे, 23 लाख में से अगर 20 लाख 18 लाख 15 लाख चले जाएंगे तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा और वो जो चीजें होती है वो नहीं होंगी। तो वो चाहते हैं, वैसे ही वो चाहते हैं कि वेस्ट बैंक में भी हो। वेस्ट बैंक में वो चाहते हैं कि जॉर्डन चले जाएं और गज्जा में जो है वो चाहते हैं इजिप्ट चले जाएं। ये उनकी बहुत ही पुरानी पॉलिसी है, बहुत ही पुरानी। तो गज्जा से जो उनको निकालना है उसका नाम उनके पास है ट्रांसफर, उसको बोलते हैं ट्रांसफर। उनकी जबान में जब ट्रांसफर बोला जाता है मतलब गज्जा से फलस्तीनियों को निकालना। ऐसे ही जब वेस्ट बैंक है तो उसके बारे में दूसरा लफ्ज है इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं कि जॉर्डन इज पैलेस्टाइन, जॉर्डन ही उर्दूनी फलस्तीन है। मतलब ये कि इनकी जगह वहां है, यहाँ क्या कर रहे हैं ये लोग, यहाँ से निकालो उनको। तो ये वो चाहते हैं कि ये जो मामलात पैदा होते हैं इनको इस्तेमाल करके अपने जो प्लान पहले से रखे हुए तैयार बैठे हुए हैं, बस खाली फाइल निकालते हैं। हाँ, मौके का फायदा उठा रहे हैं। तो ये वहां पे ये काम कर रहे हैं, खुद तो नहीं कर सकते, इसराइली आर्मी तो खुद से नहीं कर सकती। गाजा के मुकाबले वेस्ट बैंक में मगरबी किनारे में जो ये हरकतें हो रही हैं, इसको लेकर तो पूरी दुनिया में आवाज उठती है ना सर, क्योंकि ये तो वो इलाका है जो इसराइल के कब्जे वाला है और यहाँ पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पैलेस्टाइन अथॉरिटी का बैठा हुआ है। नहीं, देखिए, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बैठी हुई है वहां पर जब ये ओस्लो अकॉर्ड आया तो उस वक्त उसको 3 हिस्से में तकसीम किया गया है, ए, बी और सी। ए एरिया जिसमें रामल्ला आता है उसमें इनका यानी कागज के ऊपर, अवलन तो वो भी नहीं है, कागज पे उनका पूरा अख्तियार है। बी जो है उसमें आधा अख्तियार है, इसराइली और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी दोनों का अख्तियार है। और सी जो है, जो बड़ा एरिया है, उसमें सिर्फ इसराइली अख्तियार है। मतलब आज ओस्लो के बावजूद भी, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के बावजूद भी, और जो भी सो कॉल्ड जो प्रेसिडेंट ये वो बैठे हुए हैं सबके बावजूद भी, हालांकि छोटा सा हिस्सा है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे इनकी चलती, उनकी चलती तो वहां भी जो एरिया ए है जिसमें रामल्ला है वहां भी इनकी नहीं चलती है। और जिस दिन चाहते हैं इसराइली टैंक और इसराइली रॉकेट वहां पे आग गिरते हैं, जिस दिन लोगों को पकड़ के ले जाते हैं, लोगों को मारते हैं, सब कुछ होता रहता है। तो वहां पे इनकी चलती कुछ नहीं है। ये दिखाने के लिए दुनिया को दिखाया। और सन 92-93 में जब ओस्लो अकॉर्ड आया तो उसी के बुनियाद पे दुनिया भर, देखिए दुनिया भर में उस वक्त 92-93 के अंदर दुनिया के अक्सर ममालिक इसराइल को नहीं मानते थे, जिसमें हमारा मुल्क भी था, नहीं मानते थे। लेकिन उसके बाद जो है ओस्लो, उन्होंने कहा देखो मसला हल हो गया, अब तो फलस्तीनी हुकूमत कायम हो गई, आप खत्म कर दो। तो दुनिया भर से उन्होंने ताल्लुकात जो है उन्होंने कायम किया, उनका बड़ा फायदा हुआ। लेकिन उन्होंने दिया कुछ नहीं, दिया फलस्तीनियों को कुछ नहीं, वो ऐसे ही बैठे हुए, उनको म्युनिसिपैलिटी दे दिया है बस। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अपने फायदे के लिए ओस्लो अकॉर्ड किया और उसके बाद पूरी दुनिया में उनको तस्लीम कर लिया गया। और आज अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है तमाम दुनिया पर, अरब देशों पर, मुस्लिम देशों पर, कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। खैर, अब जंग के जो नए महाज बनते हुए दिख रहे हैं उसका रुख कर लेते हैं। सऊदी अरब का और मिस्र का ये सफाई देना कि जब हमला किया ईरान ने इसराइल पर तो अमेरिका ने और तमाम देशों ने उनसे भी कहा कि मदद करो, उन्होंने इनकार कर दिया। इसे आप कैसे देखते हैं? अब ये अंदर क्या हुआ तो हम तो नहीं जानते हैं, अंदर क्या हुआ है। देखिए, अगर मिस्र ऐसा कहता है, इजिप्ट ये बोलता है, तो वो बेमाना इसलिए कि इजिप्ट रास्ते में आता ही नहीं है। ठीक है। उनके जो रॉकेट है, उनके ड्रोन आ रहे हैं वो मशरिक से आ रहे हैं और इजिप्ट मगरिब में है, तो वहां तो नहीं जाएंगे वहां पे। तो वो क्या करेगा मुझे नहीं मालूम। अलबत्ता सऊदी अरब उस इलाके में पड़ता है जहां से कि वो आ सकते हैं, इसलिए कि मशरकी सऊदी अरब जो है वो ईरान से मिला हुआ है, और पास में ही यूएई भी है, पास में ही कुवैत है, पास में ही फिर वहां उसके बाद फिर जॉर्डन है। जॉर्डन ने तो किया है, वो ऐलान करके किया है कि हमने जो है बहुत से ड्रोन और रॉकेट हमने मारे हैं अपने। उनका ये कहना है कि जो हमारे आसमान पे गुजर रहे थे उनको हमने मारा, बाकी हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन किया, मदद तो किया उन्होंने। तो अब जॉर्डन ने कर दिया, सऊदी अरब ने क्या किया और क्या नहीं किया, इनकार किया या नहीं किया, बल्कि बाद लोगों का ये कहना है कि उन्होंने किया, उन्होंने भी जॉर्डन की तरह से उन्होंने भी किया है।
लेकिन ये बात तो बहुत धीरे धीरे सामने आएगी, अभी फौरन नहीं आ रही है। और इसमें अगर उन्होंने, अमेरिका ने उनसे मुतालबा किया कि ऐसा करो, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतनी ताकत है कि उसका इनकार कर पाएंगे वो। लेकिन वो बात वाजे नहीं है। जो हुआ है वो यही है कि अमेरिका ने, बरतानिया ने और फिर इसराइल ने, इन सब ने मिल करके उनको रोका है, वरना वो हमला बहुत ही खतरनाक था। 300 ड्रोन और 300 उसके अंदर कुछ रॉकेट भी हैं, कुछ बहुत ही बैलिस्टिक रॉकेट जो कि 2-2 हजार किलोमीटर चलते हैं वो, और बहुत ही एक्यूरेट होते हैं, वो सब थे। उनको उनको उन्होंने रास्ते में मार दिया। उनके कहने के मुताबिक 99% को मार दिया, जबकि ईरान का कहना है कि ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें से काफी गिरे भी हैं। और खास तौर पर इलाद जो कि इसराइल के जुनूब में पड़ता है, वहां पे जो फौजी अड्डा है, और जहां से कि हवाई जहाज उड़ा था और जाके उसने दमास्कस के अंदर ईरानी एम्बेसी के ऊपर अटैक किया था, उसको उन्होंने तबाह कर दिया है। और ये बात तो हमने वीडियो में भी देखी है, बहुत सी वीडियो में देखी है, तो उस बहुत पर सारे वीडियो सबूत के तौर पे सामने आ चुके हैं। अब यहाँ एक चीज मैं समझना चाहता हूँ, जिस दौर में देखने को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब कुछ ज्यादा ही करीब आ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी सऊदी अरब घूम के आए हैं, सऊदी अरब के विदेश मंत्री जो है पाकिस्तान के दौरे पे कल से पहुंचे हुए हैं। ऐसे में खबर आ रही है कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो 22 अप्रैल को पाकिस्तान जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान तो सऊदी अरब के बहुत ही करीब है, आज से नहीं है बल्कि 50 साल से करीब है, और उनकी बहुत सी जरूरतें ये पूरी करता है। बहुत से फौजी जो यहाँ के हैं, जो कि सर्विंग फौजी हैं, जो कि रिटायर्ड फौजी हैं, वो जाके वहाँ काम करते हैं, उनकी आर्मी के अंदर, उनकी एयरफोर्स के अंदर काम करते हैं, तो उनका ताल्लुक बहुत ज्यादा है। और इसी तरह से जब भी पाकिस्तान को कुछ माली प्रॉब्लम होती है तो वो काफी बहुत ही फरागदिली से वो मदद करते हैं। जो बहुत ही पुराना है, कोई नई बात नहीं है ये। अलबत्ता ईरान से उनके ताल्लुकात कुछ जरा इधर खराब हो गए थे, इसलिए कि ईरान ने कुछ अटैक कर दिया था, इसलिए कि कुछ लोगों ने जो कि पाकिस्तान की जमीन को इस्तेमाल करके वहां पे अटैक करते थे, तो उनके अड्डों पे उन्होंने मारा था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी मारा था। तो ताल्लुकात मैं समझता हूँ कि जरा सा खराब हो गए। हालांकि ताल्लुकात उनके भी अच्छे हैं, पाकिस्तान और ईरान के भी ताल्लुकात, जो कि वो एक तरह से पड़ोसी भी हैं, और एक जमाने में सेंटो हुआ करता था, जैसे नाटो वैसे सेंटो हुआ करता था। सेंटो में दोनों मेंबर थे, पाकिस्तान भी और ईरान भी, तो उनके ताल्लुकात बहुत पुराने हैं उनके, तो उनके भी उससे भी अच्छे हैं ताल्लुकात। तो वो ताल्लुकात को ठीक करने, क्या ईरान के राष्ट्रपति इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब के करीब ज्यादा जा रहा है? चलो हमारा पड़ोसी है, हम जाके उसको समझाते हैं कि हमारे साथ रहो, ज्यादा सऊदी के साथ मत जाओ। नहीं, वो तो हकीकत है, पाकिस्तान तो सऊदी अरब को नहीं छोड़ेगा, इसलिए कि उससे बड़े फायदे उसके हैं। काफी लोग, जैसे हमारे लोग बहुत से काम करते हैं सऊदी अरब में, वैसे ही पाकिस्तान के बहुत वहाँ लोग काम करते हैं। फिर उनके फौज में बहुत से लोग काम करते हैं। फिर जब भी इनके यहाँ कोई बहरान, कोई माली बहरान पैदा होता है, तो वो बहुत ही फरागदिली के साथ जो है उनकी मदद करते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन जो ताल्लुकात जो है उधर बीच में छोटी मोटी जो इनके दरमियान जो है छोटी सी जंग हुई थी ईरान और पाकिस्तान की, उससे ताल्लुकात खराब हुए हैं। तो मेरे ख्याल में उनके जाने का मकसद, एक मिनट, उनके जाने का मकसद यही है कि वो ताल्लुकात दोबारा वैसी वापस आ जाए जैसे कि पहले। क्या इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हो मुस्लिम दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक परमाणु पावर तो है ही ना सर, और अब इस तरीके से परमाणु पाकिस्तान जाना ईरान के राष्ट्रपति का, और वो भी तब जब उन्होंने इजराइल पे हमला किया है, तो बहुत सारी चीजें तो पैदा होती है ना सवाल के तौर पे। पाकिस्तान का एटॉमिक जो जो एक पावर उनके पास जो हो चुका है, वो कोई नई बात तो है नहीं है, और उसकी वजह से उनका एहतराम भी है। उनका एहतराम इस इलाके के अंदर भी है, मिडल ईस्ट के अंदर भी है, और इंटरनेशनल तरीके में भी इसी वजह से है कि इनके पास वो ताकत आ चुकी है जिसके बाद कि उनके ऊपर किसी को अटैक करने की हिम्मत नहीं होगी। जिसके पास की एटॉमिक जो है आर्म्स मौजूद है, उस पर अटैक नहीं होता है। बल्कि इससे पहले भी ये बातें कही गई, जबकि इराक के ऊपर हमला हुआ था, तो ये बात जो है मेरा ख्याल है चाइना ने कही थी कि इनके पास एटॉमिक इनके पास वेपन होता है तो इनके ऊपर अटैक नहीं होता है इनके ऊपर। तो इस तरह से वो पहुंच चुके हैं, तो उनको अपने गुड बुक में रखना बहुत जरूरी है। और फिर ये कि पड़ोसी है, पड़ोसी ताल्लुकात भी साथ रखना जरूरी, अच्छा है। और शायद ये कि वो जो ताल्लुकात जरा सा खराब हुए हैं, जो एक दूसरे पर रॉकेट, उनको भी ठीक किया जाना है, उनको भी ठीक मकसद किया है। जाए।
अब एक चीज समझाइए सर, यूएनएससी कुछ नहीं कर पाया, इसराइल की जो कैबिनेट है वो कह तो रही है कि जवाब दिया जाए, लेकिन जवाब कैसे दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। पूरी दुनिया में भी जो रद्द अमल सामने आ रहा है वो ये है कि इसराइल अगर कुछ करेगा तो पहले दुनिया को बताए, अगर ईरान के खिलाफ कुछ करता है। ऐसा क्यों हुआ? क्या समुद्र की वजह से ऐसा हुआ है? क्योंकि पहले लाल सागर हुतियों ने बंद कर दिया और अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, इसकी वजह से ऐसा हुआ है? नहीं नहीं नहीं, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने सिर्फ इजरायली शिप्स के लिए और इजरायली सामान के लिए बंद किया है, और के लिए नहीं बंद किया है। तो बहरहाल उससे प्रेशर तो पड़ेगा, इसराइल भी पड़ेगा और इसराइल के जो बैकर जो वेस्ट में बैठे हुए उनको भी पड़ेगा, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अब जबकि ईरान ने अटैक किया और सारी दुनिया ने देखा, बिल्कुल टेलीवाइज देख रहे हैं कि वहां से आ रहे हैं और गिर रहे हैं, वो सब लोगों ने देखा, तो इसराइल के ऊपर बड़ा प्रेशर है कि इसका कुछ जवाब दो। जबकि अमेरिका और जर्मनी और बरतानिया सब कह रहे हैं कि भाई नहीं नहीं जवाब मत दो। देखिए तुमने ही गलती की थी, गलती तो उन्होंने की थी, उनके सफारत खाने पर जो 1 अप्रैल को दमाश्कस में इन्होंने हमला किया था, तो गलती तो इन्होंने शुरुआत की। तो उन्होंने जो जवाब दिया है वो भी जवाब थोड़ा ही दिया है। ईरान ने ये बात साफ कर दी है कि हमने तो बहुत ही मामूली जवाब दिया है, अगर इसराइल ने दोबारा किया तो आपकी हम ठीक से। और वो इसकी वजह यह है कि ये जो उन्होंने हमला किया था जिसमें 300 ड्रोन और बैलिस्टिक रॉकेट वगैरह उन्होंने मारे थे, इससे उनको अंदाजा हो गया कि इसराइल की जो दिफाई पोजीशन है क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं। जो एक ड्रोन उनके यहाँ जो आयरन डोम है जो अमेरिका ने दिया, अमेरिका ने तोहफे में दिया हुआ है, वो है। उसके अलावा एक जो है ना, एक डेविड स्लिंग नाम से एक है जो कि रॉकेट्स को मारता है, एक हथियार उन्होंने बनाया हुआ है, वो है। उसके अलावा उनके अपने हवाई जहाज है जो ऊपर घूम घूम करके। लेकिन अब ये सब चीजें जो थी पहले सबको मालूम नहीं थी, ईरान ने ये भेज करके अब जान लिया, मालूम कर लिया कि भाई अगर हम करते हैं तो वो क्या करेंगे। अब उन्होंने अपने जो रॉकेट भेजे हैं वो हल्के वाले रॉकेट भेजे हैं। अभी जो ज्यादा ताकतवर रॉकेट है, वो रॉकेट जो कि 2-3 मिनट में पहुंच सकता है इसराइल, अभी वो इस्तेमाल नहीं किया है। तो वो उनका ये कहना है अगर इसराइल ने कुछ किया तो हम उसमें जवाब देंगे और सेकंडों में जवाब देंगे। ये भी तो वहां के वजीर खारजा ने ताकत की वजह से, क्या इसी ताकत की वजह से, ईरान की इसी ताकत की वजह से मैं जोर देके पूछना चाहता हूं, दुनिया जो है इस तरीके का रद्द अमल दे रही है और इसमें समुद्र का कोई रोल नहीं है? फिर मैं पूछ रहा हूं। नहीं नहीं, समुंदर का तो रोल छोटा मोटा जरूर है कि उससे अब प्रेशर पड़ेगा और ज्यादा, इसलिए कि इनका यहाँ से जो रास्ता बंद किया था हुतियों ने, तो उन्होंने वहां से भेजना शुरू कर दिया था, सामान वहां से आता था और यूएई में उतरता था और वहां से फिर सऊदी अरब होकर के, जॉर्डन होकर के इसराइल चला जाता था। बहुत 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 लंबा रास्ता नहीं है, मेरे ख्याल में 500-600 किलोमीटर ज्यादा नहीं होगा, तो वो ट्रकों में रख के चला जाता था। अब ये रास्ता बंद हो जाएगा तो बहरहाल इसराइल के लिए परेशानी की बात है। लेकिन असल बात यह है कि ये जंग जो है और ज्यादा छिड़ सकती है। अभी तो अटैक हुआ ठीक है, लेकिन अगर हिजबुल्लाह ने अटैक शुरू कर दिया, अगर जो इराक में जो मिलिशिया हैं जैसे अल-हश्द शाबी वगैरह, इन्होंने अटैक शुरू कर दिया, और हूसी जो है उनके पास भी काफी बैलिस्टिक मिसाइल हैं, अगर उन्होंने मुस्तकिल मारना, अभी बहुत ही कम मार रहे हैं जो भी ये लोग कर रहे हैं हिजबुल्लाह और ये लोग जो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही ख्याल करके कि भाई बहुत बड़ा मामला ना हो, वो भी नहीं चाहते कोई बड़ी जंग हो। लेकिन अगर ये बाकायदा इसराइल और ईरान की हो गई तो वो लोग चुप नहीं रहेंगे, होंगे। तो इस दुनिया को, खास तरीके से अमेरिका को इस बात का अंदेशा है कि ये जंग होगी और उसमें फिर इन लोगों को आना पड़ेगा, अमेरिका को आना पड़ेगा, बरतानिया को आना पड़ेगा, जर्मनी को, ये तीनों हैं जो कि बड़ी तायद करने आना पड़ेगा, और उससे बहुत बड़ी जंग हो जाएगी। और जंग के बाद क्या होता है किसी को मालूम नहीं, इसलिए कि जंग जब शुरू हो जाती है तो बिल्कुल सी एक अफरा तफरी मच जाती है और कुछ भी हो सकता है। तो वो नहीं चाहते हैं, इसराइल से वो कह रहे हैं कि भाई आपने अटैक किया था, अब उन्होंने भी छोटा सा अटैक किया है, अभी चुप हो जाइए, खत्म कीजिए। तो इसराइल के अंदर, हालांकि इसराइल के अंदर एक पूरा मुतालबा हो रहा है कि नहीं कुछ जवाब देना चाहिए, लेकिन अभी तक जो उन्होंने कुछ नहीं किया, इसका मतलब यही है कि वो उसके जो रिपरकशंस हैं, उसका नतीजा मिल सकता है उसके बाद कि इसराइल ईरान फिर अटैक करेगा, वो किसी को नहीं चाहिए, न ईरान को चाहिए, न इसराइल को चाहिए, न अमेरिका को चाहिए। दो चीजें आपने कही कि एक तो ईरान की ताकत है, उन्हें टेस्टिंग करके दिखाया हल्की फुल्की और समझ लिया कि इजराइल कितना मजबूत है, ये पूरी दुनिया जान रही है, इसलिए जवाब नहीं दिया जा रहा। दूसरा आपने कहा कि अगर ईरान पर कार्रवाई की जाएगी तो उधर से हिजबुल्लाह, हूती और ये इराक से तमाम तरीके के जितने भी प्रॉक्सी हैं ईरान के, वो सब जवाब देंगे, ये भी एक डर है।
फिर एक सवाल को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। हमला करने से पहले जिस तरीके से इजराइल के जहाज को ईरान ने रोका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उससे भी एक मैसेज देने की कोशिश की कि पूरी दुनिया का जो कारोबार इस इलाके से होता है 15-20% उस पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि तेल तो महंगा हो गया सर, खबरें आने लगी हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल। असमें ये जो है ना, इसको बोलते हैं, इन्हीं झांकी है, इन्हीं ट्रेलर है। ये सिर्फ इसराइल का बंद किया है, तो कल और भी बंद कर सकते हैं वो। और इससे पहले, आज नहीं बल्कि बहुत पहले उन्होंने कहा था कि अगर कुछ भी हमारे खिलाफ होगा तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर एक पानी के जहाज डुबो देंगे, या डुबो देने से फिर रास्ता बंद हो जाएगा। ये पहले बोल चुके हैं, तो वो सबके लिए बंद हो जाएगा। अभी अभी तो सिर्फ इसराइल के बंद किया है, कल वो अमेरिका के लिए बंद कर देंगे, कल वो किसी और के लिए बंद कर देंगे। तो जैसे हूथियों ने किया हुआ, सबके लिए उन्होंने जो है काफी, जो कि इसराइल की तायद करने वाले, उनका बंद कर रखा है। लेकिन चाइना के लिए उन्होंने खोला रशिया के लिए उन्होंने खोल रखा है। तो ये चीज यहाँ भी हो सकती है, इसलिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है बहुत ही पतली सी जगह है, जो है बहुत ही पतली जगह है। और एक तरफ जो है उसके ईरान है और दूसरी तरफ यूएई है। तो वो वहां से जो है बड़ी आसानी से किसी भी जहाज को मार सकते हैं। यानी उनको ऊपर से हवाई जहाज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि अपने अपनी जमीन के ऊपर खड़े बैठ करके वहां से जो है वहां से वो मार सकते हैं। तो ये मैसेज तो सबको मिल गया है कि अगर आज इसराइली बंद हो सकता है तो दूसरे हो सकते हैं। तो क्या इसलिए समुद्र में हिजबुल्ला की भी कोई भूमिका हो सकती है? समुद्र के रास्ते हिजबुल्ला भी कोई परेशानी खड़ी कर सकता है? हिजबुल्लाह अपने इलाके में कर सकता है, और करके दिखाया उसने। अभी सिर्फ 3-4 साल पहले की बात है कि इसराइली जो 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 पानी के जो जंगी जहाज होते थे वो जा करके उनके यहाँ अटैक करते थे। अभी अभी तारीख तो मुझे भी याद नहीं, लेकिन शायद 3 साल की बात है। हिजबुल्लाह ने उनकी इसराइल के जंगी जहाज को, पानी के जंगी जहाज को ऐसे मारा कि वो 2 टुकड़े में होकर के वो वहां पे उसकी वहीं पे कब्र बन गई उसकी। तो इसराइल ने भी देख लिया कि हम वो नहीं, तो वो इलाका, इसलिए उस इलाके से इसराइल के या दूसरे के भी पानी के जहाज गुजरते हैं वहां से। यानी लेबनान जाते हैं, आगे सीरिया जाते हैं, आगे फिर टर्की जाते हैं, और आगे फिर ब्लैक सी, जहाँ पे दूसरे बहुत से कंट्रीज है, इसमें रूस भी शामिल है। तो वो पूरा बहुत बड़ा रास्ता है वो। तो वहां पर यानी वहां से जाने वाले यूनान भी जाते हैं, ग्रीस भी जाते हैं। तो वहां पर भी, लेकिन अभी उन्होंने उसको इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन इससे पहले, जो मैंने बताया आपको, 2-3 साल पहले उन्होंने इसराइल के जंगी जहाज को, लेकिन कुल मिला के क्लियर ये है ना कि पूरी दुनिया में जो एक नैरेटिव बन रहा है कि समुद्र की वजह से जो है ईरान पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि समुद्र का रास्ता अगर बंद हो गया तो पूरा कारोबार ठप हो जाएगा। ये भी उसका एक हिस्सा है। लेकिन ये कि जंग जो होगी, असली जंग होगी, तो वो इसराइल के इलाके में होगी। शुमाली इसराइल, जनूबी इसराइल, मशरकी इसराइल के इलाके में होगी। और उसमें चूंकि इसराइल के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ेगा और अमेरिका का उसमें आना जरूरी हो जाएगा, जैसे अभी भी उन्होंने किया है इस जंग के अंदर भी। और गजा के अंदर भी 2000 अमेरिकी फौजी शरीक नहीं है, लेकिन वो बाहर से उनको मदद कर रहे हैं, इसराइल में मौजूद है, और वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको एडवाइस कर रहे हैं। तो ये उनका कहना है कि हम इसराइल को किसी तरह से शिकस्त में नहीं जाने देंगे और किसी तरह से खत्म नहीं होने देंगे। क्या लगता है आपको, इसराइल जवाब देगा, कोई कार्रवाई करेगा, कोई एक्शन करेगा? क्या लगता है आपका, क्या आइडिया है? देखिए, कहना मुश्किल है, लेकिन ये कि कुछ जवाब बहुत मामूली वो दे सकता है। ये लोगों का कहना है, जो कि मगरबी जो भी मीडिया वगैरह में छप रहा है, कि इसराइल कुछ मामूली से जवाब दे सकता है। इसलिए कि जो मकामी, खुद उनके अंदर उनकी आबादी, जो इसराइली जो लोग हैं, उनका कहना है कि जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। जैसे कि ईरान में था, ईरान के अंदर भी बड़ा प्रेशर था कि भाई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम। तो इसराइल जवाब, अगर वहां पे ये प्रेशर न होता तो शायद वो जवाब न देते, और दूसरे लोग देते, हिजबुल्लाह होगा देते। लेकिन इस वजह से उन्होंने, जो कि प्रेशर था, आज इसराइल के अंदर ये प्रेशर है कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो कुछ दिखाने के लिए हो सकता है, लेकिन वो इतना कम होगा। साइबर अटैक कर सकते हैं, साइबर अटैक कर सकते हैं सर। वो मुस्तकिल जारी है। ईरान वाले बहुत तेज इसके अंदर हैं, और मुस्तकिल वो अटैक करते रहते हैं। और इनके जो है बहुत सी कंपनियां हैं, इनकी जो खुद बहुत से फौजी मराकिज हैं, इनको वो मुअत्तल करते रहते हैं। वो काम जारी है, कई साल से जारी है वो। ये फिर ठीक कर लेते हैं उनको। फिर इसराइल भी बहुत माहिर इन चीजों में। या कोई आईएस का इस्तेमाल करके आतंकी हमला करा दिया जाए, अंदर कोई बम फुड़वा दिया जाए, सैकड़ों लोग मरवा दिए गए थे जैसे हाल फिलहाल में, वैसा ही कुछ करवा दिया जाए। आईएस के ऊपर तो ईरान का तो कुछ नहीं चलता। नहीं, इसराइल की मैं बात कर
इजराइल की बात अमेरिका कर रहा भी हूँ कि चलता है। इजराइल, हाँ अमेरिका को अगर ऐसा लगा, वो अमेरिका के इसमें एसेट एसेट बोलते हैं, अमेरिका के हाँ एक तरह से एक एक ऐसा मजमू है जो कि अमेरिका के मफाद के लिए काम करता है। जैसे कि अभी उन्होंने जाकर के क्रोकस में वहां पे किया था, रूस में किया था जो, तो ये उनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद इसराइल के लिए बड़ा मसला बन जाएगा, इसलिए भी साबित होता है कि आपका अपनी जो भी मकामी सिक्योरिटी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, उससे ये साबित होता है। ये जी। तो मैं समझता हूँ कि ये मैसेज वो नहीं देंगे। चलिए बहुत शुक्रिया। और आपने जो आखिरी लाइन कही ना कि भैया वो दूसरों से कुछ करा के अपनी बेइज्जती और नहीं कराने वाले हैं, उसमें उन्हीं की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। बहुत शुक्रिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।